नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षाएं एकेडमी पर। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर पहले देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर जो हमारा ऑनलाइन मोड चल रहा था एग्जाम 2021-22 में, उसको हम एक बार दोहरा रहे हैं। तो उसको हम एक बार फिर से देखते चलते हैं कि क्या प्रश्न आए थे। उसके बेस पे हम लोग फिर जो मॉडल पेपर लाएंगे उसको करेंगे अच्छे से। और आपकी ये परीक्षा जो होने वाली है वो शीघ्र ही होगी, क्योंकि उसका भी एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आज का जो थॉट इसको देख लेते हैं पहले क्या है। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अपने लक्ष्य पर नजर रखो और मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि सफलता जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर है ऑनलाइन मोड वाला, वही करवा रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए क्या है। ईवीएस का सीखना आधारित है। ये बाइलिंगुअल पेपर है, आपको जो इंग्लिश में है वो भी इसको समझेंगे और हिंदी वाले तो देखते रहेंगे। ठीक है, तो ईवीएस का सीखना आधारित है किस पे? ऑप्शन आपके पास है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, या फिर वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, और या अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। सरल से जटिल पहला ऑप्शन आपको बेटर लगेगा, क्योंकि जो ईवीएस की जो आपकी अध्ययन सामग्री होती है उसको हम क्या करते हैं, बच्चों को जब सिखाते हैं तो एक सरल रूप से सिखाते हैं। पहले क्या करते हैं कि उनको जो ज्ञात रहता है, मालूम रहता है, जो चीज जानते हैं एकदम सरल भाव में उसको बताते हैं, फिर उससे जोड़ के आगे का कठिन शब्द उसको बताया जाता है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन है इसमें वही सही है। ऑप्शन है आपका सरल से जटिल वाला सही है। कोई भी चीज बच्चा क्या करता है कि देखता है, उसको समझता है, तो फिर क्या करता है उसको अपने अंदर अंतर्गत करना, मतलब कि अंदर अपने समाहित करता है, जिस वजह से उसको समझ में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? आत्म आकलन मतलब खुद का एक आकलन करना। तो इसमें देखने क्या है, ऑप्शन सीखने के लिए आकलन है कि सीखने के बारे में आकलन है, और फिर है आपका उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में आकलन है, या फिर सीखने का आकलन है। इसमें आपका सीखने का आकलन नहीं होगा, क्योंकि आप ये तीन आपका सेम है। सीखने के लिए क्योंकि क्या करते हैं बच्चे के सीखने पूरे समग्र उसके मतलब की पूरी सिस्टम को समझते हैं, उसके मतलब कैसे बच्चा सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कब सीख रहा है, और जब नहीं सीखता तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, ये सब पूरा आकलन उसमें हम कर लेते हैं सीखने के लिए आकलन में। और ये सीखने के आकलन एक मतलब रटन प्रणाली पे आधारित होता है, इसलिए ये नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन ए भी सही है, सीखने के बारे में क्या सीखता है, बच्चे के बारे में क्या सीखना है वो। और ऑप्शन सी क्या, उपलब्धियां उसकी जो है सीखने के परिणाम में क्या निर्णय निकलता है उसके बारे में सीखना। तो ऑप्शन ए बी सी आपका इसमें तीनों सही होगा, और जबकि ये डी वाला नहीं होगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सही है, ए बी सी। पहला ऑप्शन आपका ए यही सही है। अगला प्रश्न देखें क्या है। राजा एक ईवीएस शिक्षक जो कि एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है, जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से और दृश्य तक सभी घटकों की उपलब्धियों को एक मानदंड मतलब कि मापदंड पे स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहता है। तो बताइए वो किसका उपयोग कर रहा है। तो आपका ऑप्शन है रूबिक्स चेकलिस्ट, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, और इसको कहते हैं दृष्टांत अभिलेख, और आपका ऑप्शन है अवलोकन पत्र। इसमें आपका जो सही आंसर है, क्योंकि वो मौखिक दृश्य मतलब एक देखकर किसी बच्चे के विद्यार्थी को जो काम करता है, मतलब कोई भी मतलब कोई प्रयोग कार्य कर रहा है तो उसको अवलोकन करना है तो रूबिक्स के माध्यम से करे, क्योंकि उसमें सब चीज समाहित होती है, उसका मौखिक दृश्य और उसका मतलब अवलोकन देखकर भी कर सकते हैं। तो आपका पहला आंसर इसमें जो ए है वही रूबिक्स सही है। चेकलिस्ट में बस सही गलत का एक वो पॉइंट देते हैं, वो नहीं होगा आपका। और एक कोई दृष्टांत अभिलेख नहीं हो रहा है, छोटा मोटा एक लेख बनाया जाता है एक सप्तांत के अंत में जो करते हैं वो होता है। अवलोकन पत्र भी नहीं होगा, लेकिन आपका जो पहला रूबिक्स है यही सही है। इसमें ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो आपका आकलन करते हैं उसका क्या ध्यान होना चाहिए, मतलब किस पे? सीखने के लिए, सीखने पर, या सीखने के रूप में सीखने पर। तो आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो फॉर लर्निंग होगा। सीखने के लिए आकलन जो करते हैं बच्चों के लिए, उन्हें सीखने के लिए बच्चा कितना सीखा है, कैसे सीखा, वही मतलब दोहराता है। फिर ऑप्शन आपका ये सही होगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में शामिल है, मतलब क्या क्या शामिल है आपके ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि इसको शामिल किया गया किस लिए? ये सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होता है, और ये विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करता है। और ऑप्शन एक और है, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो ये आसान बनाते हैं ये नहीं होगा,
क्योंकि ये आपकी क्या है, कहानी कथा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होता है, पहला सही है। वे विद्यार्थियों और शिक्षकों समुदाय सबको प्रेरित करेगा, ये भी सही है। और जो थर्ड आपका सी है, इसमें भी अनुभव को फिर से वही देखने का अवसर देता है, जो मतलब कि हम लोग हमारे परिचित में पहले रहता है, वही हम लोग फिर से उसको अनुभव करते हैं। तो आपका तीनों सही, ए बी सी, डी नहीं सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी ऑप्शन यही सही है आपका, डी वाला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जल थीम से संबंधित है प्रश्न। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है कैसे, मतलब जो थीम है हमारी ईवीएस में, उसमें जो सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दे हैं उसको कैसे प्रभावी ढंग से, भूमिका निर्वाह द्वारा, या फिर विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, या क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, या प्रदर्शन और गृह कार्य मतलब होमवर्क देके। मतलब ये थीम आपको क्या, जल के बारे में कुछ बताना है तो कैसे बताएंगे, होमवर्क देंगे नहीं, उनको हम एक भूमिका निर्वाह, उनको एक मतलब कि रोल प्ले करने को कहेंगे। फिर उसके बाद विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद भी करा सकते हैं इसमें। और क्षेत्र भ्रमण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हम कहीं ले जाके उसके बारे में जल संचय, जैसे कहीं पे है तालाब नदी, उनको उनके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं कि देखिए क्या यहाँ पे कैसे सब चीज है। तो आपका जो ए बी सी है, इसमें क्या पूछा है, प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। इसमें ऑप्शन आपका तीनों सही होगा, भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा और क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन बना नहीं, लेकिन आपका इसमें तीनों सही है, बस डी नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डी आपका नहीं है। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा आगे मतलब निगेटिव मार्क, ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। अच्छा संसाधन पूछा है पाठ्य पुस्तक में, क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया। मतलब कि आपका इसमें क्या सबसे बेटर होगा ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को सीखने में। तो आप देखते हैं कि क्षेत्र भ्रमण इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी पर्यावरण विषय में देखेंगे कि हर चीज मतलब बच्चा देखता है, प्रत्यक्ष रूप से वही सीखता है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन इसमें जाएगा ए। और रेडियो सुन के कुछ नहीं होगा, विकिपीडिया पे नॉलेज बस मिलेगा पढ़ने के लिए। आपका पहला ही आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए क्या करता है। जो थीम उसका है, यात्रा थीम, उसका मुझे जितने भी संबंधित उसके मतलब के मुद्दे होते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थियों के, सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। विद्यार्थी मतलब क्या होता है, सार्थक उनके लिए होगा जब उनके आसपास मतलब उनको बहस करने के लिए मौका दिया जाए। वे विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर उनको बताया जाए इस यात्रा थीम को, या फिर यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनी को दिखाया जाता है, या फिर थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो केवल कौन सा विद्यार्थियों के लिए, यही पहला, मतलब इसमें विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाएंगे, ये भी सही होगा इसमें। लेकिन ये केवल निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए टैग वर्ड केवल, इसका मतलब निगेटिव, जो मतलब कम, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी मतलब इसका प्रभाव पड़े प्रश्न पे। तो सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दे बस आसपास के बहस में सीमित रह जाते हैं, बच्चों के ही बस तक सीमित है। तो आपका इसमें केवल वही मतलब कि आपका यही गलत होगा। बाकी ये सब सही है कि इसको हम लोग करना चाहिए मुद्दों में। ऑप्शन ए आपका सही होगा, इसमें केवल पूछा है कि विद्यार्थियों के लिए क्या नकारात्मक प्रश्न है, ये नकारात्मक प्रश्न को ऐसे समझते हैं। ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है कैसे, वर्णन द्वारा, या फिर वास्तविक संवाद द्वारा, या प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा, या फिर सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो इसमें देखेंगे सही गलत का उत्तर, इसमें टिक मारने वाला काम नहीं चलेगा। तो आपका क्या है, वर्णन द्वारा भी होगा, वास्तविक संवाद द्वारा होगा, प्रयोग द्वारा। ये पूरे आपके ईवीएस में प्रमाणिक और सार्थक शिक्षण विधि है, ठीक है। तो आपके कहाँ है, ए बी सी, तीनों ए बी सी, आपका डी ऑप्शन जो है यही सही है, डी। अगला देखिए क्या है प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। किस थीम में उप थीम पूछा है, तो थीम कितनी है, 6 और उप थीम 4। इसमें आप बात देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, परिवार और दोस्त, ये आपकी क्या है, थीम है। वाटर, पानी, ये भी आपकी क्या है, थीम है। वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल, ये क्या है आपका, एक उप थीम है, उप थीम है। और भोजन, ये आपका थीम है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि किसमें मतलब किस थीम में उप थीम शामिल है। तो मात्र एक थीम है जिसमें 4 उप थीम है, जो 4 उप थीम है उसी एक में शामिल है। तो आपका जो पहला है परिवार और दोस्त, इसी में 4 उप थीम शामिल है। आपका आंसर जो होगा पहला ऑप्शन ही सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या हो सकती है। इसमें देखेंगे क्या मतलब वास्तविक जो सीखने में आती है रुकावट, उसको देखते हैं। परिभाषाएं और जानकारी, परिभाषाएं मतलब परिभाषा की डिफिनेशन मतलब रटना, ये सब नहीं। और दूसरा है रट कर सीखना, ये भी नहीं। और धारणाओं का विवरण, ये भी नहीं। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर, ये बेस्ट ऑप्शन है आपका डी।
क्यों? क्योंकि विद्यार्थी इसमें खुद को अपने मतलब कि खुद से समझ से अपने आप को व्यक्त करते हैं, कोई भी मतलब समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं इसमें, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? किस एक को कम किया जाना चाहिए, मतलब कि ज्यादा उसको नहीं, कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद है, ठीक है, स्वतंत्र वाद विवाद है, चित्र पटन है, और नरेटिव मतलब कथन होता है। क्या होता है? कथन। और फिर विवरण, डिस्क्रिप्शन, विवरण मतलब एक बात, एक तरह से देखा जाए डिस्क्रिप्शन मतलब एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देख के हम इसको मतलब कि क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र वाद विवाद करना चाहिए, पिक्चर रीडिंग भी करनी चाहिए इसमें, और कथन भी कुछ होना चाहिए इसका निर्धारित, लेकिन ये विवरण डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए इसमें, इसलिए आपका सबसे कम इसी कम करना है, इसलिए डिस्क्रिप्शन आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। देखते हैं क्या है ऑप्शन है। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। सत्य कथन पूछा है, अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। यह विषय कक्षा और 1 और 2 में और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाना चाहिए, इसको भी छोड़ते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। एकल मतलब ये नहीं होगा। आपका बेस्ट आंसर जो आपका पहला है वही सही है, इसमें तीनों आएंगे, मतलब आपका सामाजिक विज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दों सबको एकीकृत करता है। ये आपकी जो ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 3 से 5 तक, उसमें आपका ये सब इंक्लूड है सब में, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा इसमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? उद्देश्य हम लोग पढ़ चुके थे, वह फिर देखते हैं इसमें कौन सा उद्देश्य हो सकता है। पहला है विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक। फिर नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ठीक। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, और ज्ञान की एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि ये प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं होना चाहिए। फिर अगला ऑप्शन आपका निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मतलब नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका निगेटिव मतलब प्रश्न, ओ वाह, आपका ऑप्शन है। आपका जो इसमें सही है, सब ऊपर तीनों सही हैं। विद्यार्थी स्वयं सीखेंगे, फिर नए ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, और एक निश्चित क्या होता है उनके सीख कर प्रतिभा अपने आपके मतलब कि विद्यार्थियों क्या होता है, प्रतिभागी रूप से सम्मिलित होते हैं सब विद्यार्थी एक साथ। तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हैं। ए, बी, सी पहला ऑप्शन आपका सही है इसमें। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, मतलब कि उसको बताता है, बाल केंद्रित है यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल, मतलब स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये तो सही लगता है। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही लगता है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान मतलब सीखने मतलब किताबी शिक्षा से बाहर जाना है, बाहर उनको बताना है, किताब से नहीं जुड़े रहना है, प्रस्थान, ये भी सही है। और आखिरी देख स्कूल और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा मतलब निर्धारित कर देगा, स्कूल में स्क्रीन पढ़ो, घर पे आओ तो घर का देखो, ये सब नहीं, हर जगह को हम लोग कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, मतलब क्या संबंध बनाना चाहिए एक जगह, मतलब समुदाय में भी, स्कूल में भी और घर पे भी। इसलिए आपका बेस्ट आंसर आपका ए, बी, सी दिखेगा इसमें। ए, बी, सी तीनों सही है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था है इसमें। ए, बी, सी आपका सी ऑप्शन है, ए, बी, सी, ठीक। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। इसमें आप देखेंगे नदी, झील, तालाब, झरना ये सब तो क्या है, बस जल संचय मतलब संसाधन के स्रोत हैं, जबकि पहाड़ आपका ये नहीं है, जल संसाधन नहीं है। तो अब क्या है इसमें, पर्वत है, पहाड़ की जगह पर्वत लिखा, आपका बी आंसर इसमें सही है। नदी है, झील है, झरना है, सब है, लेकिन पर्वत नहीं है। अगला प्रश्न है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, मतलब जो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, उनको कैसे सिखाया जाता है, मतलब कैसे उनको बताया जाए, पढ़ाया जाए। ऑप्शन है आपके पास सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, या स्थानीय भाषा के माध्यम से, या ब्रेल के माध्यम से। ब्रेल मतलब ब्रेल लिपि जो होती है वो तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है, लेकिन इसमें जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते उनके लिए जो होगा वो एक मतलब इंडिकेशन होगा, जैसे सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम संकेत के द्वारा बच्चों को बताएंगे, ठीक है, वो आपका होगा। मातृभाषा वो तो मालूम चलेगी बाल केंद्रित शिक्षा में,
ठीक है, आपका पहला जो ऑप्शन है यही सही है कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते उनको हम एक सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग करके सिखा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये सही है आपका। नृत्य में, नृत्य मतलब डांस, मुख्य रूप से मुद्रा, मुद्रा जो उसमें मतलब बनाया जाता है, हाव भाव, भावनाएं प्रदर्शित करती है। मुद्रा और भावनाएं जो उसमें प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है उसको? नृत्य प्रदर्शन को प्रदर्शित करती है, या भावनाएं प्रदर्शित करती है, या आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है, या हाथों और चेहरे की गति, कैसे डांस कर रहे हैं। इसमें आपका जो सही है फीलिंग्स, क्या है कि जो मुद्रा होती है जो उसमें नृत्य में, उसमें क्या करते हैं कि भावनाएं मतलब देखने को मिलती है कि क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही, फीलिंग्स क्या है उनकी डांस करने के प्रति। इसके ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गेहूं के आटे मतलब रोटी बनाना है, चपाती बनाने का सही क्रम क्या होना चाहिए? उसको मतलब रोटी बनाने का एग्जैक्ट जेंडर वाइज कम करना, क्योंकि इसमें देखो ये नहीं कि बस महिलाएं रोटी बनाएं, आदमी बना सकते हैं, उनको भी बनाना चाहिए। इसलिए इस जेंडर वाइज कम करने के इस टॉपिक को इसमें क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है ऑप्शन। आटे को गूंथ कर फिर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, पहले गूंथ लेंगे फिर लोइयां बना लेंगे, फिर लोइयों को बेल कर फिर आग पर पका सकते हैं। ये तो सही लग रहा है। पहले ही आटे की छोटी छोटी लोइयां पहले बना ले फिर गूंथेंगे, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। फिर है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेल कर, पहले अभी आटा साने ही नहीं तो कैसे होगा, ये भी नहीं है। फिर अगला है आटे को गूंथ कर फिर लोई बनाकर फिर लोई बेल कर तैयार करके छोटी छोटी लोइयां, फिर लोई मतलब कि बाद में बेल कर फिर लोई नहीं बनानी। सही क्रम देखिए क्या है, आटे को पहले गूंथा जाता है, फिर उसको छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती है, फिर लोइयों को बेला जाता है गोल, फिर उसके बाद उसको आग पर पकाकर चपाती को तैयार करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए इसमें सही है, सही क्रम। अगला प्रश्न है, पौधे का वह भाग जो दांत में अगर दर्द होता है उसको उपचार के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, सौंफ है, लौंग है, मेथी, अफीम के बीज। इसमें आपका जो सही है लौंग। क्या होता है, लौंग अगर दांत में दर्द होता है तो लौंग अगर हम दांत के तले दबा लेंगे तो आपके दर्द में क्या होगा, थोड़ा राहत मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी इसमें सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, कैसे बनाते हैं, पहले उसको मिट्टी लाते हैं, फिर उसको कैसे एकदम अच्छे से गूंथ के फिर उसको एक मतलब डिजाइन आकार देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं सेकते हैं, मतलब कहीं कुछ उपली जला के उसमें डाल के सेक देते हैं, मतलब जलाते हैं तो उसको सेकते हैं, फिर वो पकता है, फिर वो उसका कलर क्या होता है, लाल हो जाता है। इसमें आप देखेंगे बेक कर, गलाने से, भुनने से, जलाने से, मतलब उसको हम जलाते हैं, क्या करते हैं जलाते हैं, बाई बर्निंग। इसमें आपका जलाने वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब उसको जब जलाएंगे कहीं ना, बर्तन जो बन जाते हैं मिट्टी के, उसको जलाएंगे कहीं उपली पे रख के तो वो क्या है, मजबूत बन जाते हैं। ऑप्शन इसमें सही होगा आपका वही। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। जो हाथी झुंड में चलती हैं तो उनके मुखिया कौन हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए क्या है, सबसे छोटी मादा हाथी, छोटी तो नहीं चलेगी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी ये हो सकता है, सबसे बड़ा नर हाथी उसमें मुखिया नहीं होता, सबसे छोटा नर हाथी ये नहीं। ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि उसमें जो सबसे उम्रदराज जो फीमेल हाथी होती है वही उसकी नेतृत्व करती है अपने मतलब झुंड की। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही है, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खिजड़ी पेड़ों के आधार पर पड़ा है। मतलब खिजड़ी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। इस गांव के लोग पेड़ पौधों और जानवरों के बहुत देखभाल करते हैं, मतलब एक संवेदनशील प्राणी मतलब पेड़ पौधों के लिए है, जानवरों के लिए। भारत में यह गांव कहाँ है, तब पूछा भाई खिजड़ी बीज कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। तो आपका ऑप्शन देखो इसमें राजस्थान सी नंबर पे, मतलब सी जो ऑप्शन है आपका यही सही होगा, राजस्थान में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? केरल में कौन सा स्थान है? आप देखेंगे वलसाड कहाँ है आपका, ये आपका गुजरात है। कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात। कोझिकोड यही आपका कहाँ है, केरल में है। ठीक है, ये केरल में है, केरल में। आपका उडुपी आपका कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक है आपका, कर्नाटक। और जो मालखेड़ा है, मालाखेड़ा, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ये कुछ राज्य के प्रमुख जिले थे, उनके नाम यहाँ पे थे जो पूछा गया कि कहाँ पे हैं। तो आपका केरल में कौन सा है, आपका कोझिकोड है। कोझिकोड आपका केरल में है, वलसाड गुजरात में है, उडुपी कर्नाटक में है और मालखेड़ा आपका महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, आपका ऑप्शन इसमें केरल वाला ये वाला सही है, कोझिकोड। अगला प्रश्न है आपका, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। जो हमारी माँ उनकी बड़ी बहन क्या कहते हैं मलयालम में, मलयालम भाषा में? बली अम्मा, अमू अम्मा, थम्मा या दीदू। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है ए, बली अम्मा, यही कहते हैं। आपको क्या कहते हैं, बड़ी माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बली अम्मा।
ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अमूमा किसे कहते हैं? नानी को, मतलब माँ की माँ को अमूमा नानी को कहते हैं। ठीक है। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है, एक पीएनआर नंबर होता है, ट्रेन टिकट देखेंगे उस पर पीएनआर नंबर होता है, तो क्या दर्शाता है कि पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड दर्शाता है, या पैसेंजर नेम रिकॉर्ड दर्शाता है, या पर्सनल नेम रिकॉर्ड दर्शाता है, या पर्सनल नंबर रिकॉर्ड दर्शाता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत का नाम रिकॉर्ड, या व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। आप देखेंगे इसमें पैसेंजर जो नेम रिकॉर्ड होता है, यात्री का नाम रिकॉर्ड, यही दर्शाता है वो क्या? पीएनआर नंबर। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक छोटे से पेड़ तथा झाड़ी, ठीक है, झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? पक्षियों के बारे में टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, पढ़े थे। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी में जो लटकते हुए घोंसला बनाते हैं लालटेन की तरह, वो कौन से पक्षी हो सकते हैं इसमें? तो आप देखें, सनबर्ड सूर्य पक्षी, या कौवा, या फिर बारबेट, या भारतीय रॉबिन, जिसे हम कलचिड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलचिड़ी, भारतीय रॉबिन को। तो आप देखेंगे इसमें जो सनबर्ड है, सूर्य पक्षी, इसे हम शक्कर खोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्कर खोरा, शक्कर खोरा पक्षी का नाम ये भी है। ठीक है। तो आपका जो लटकने वाला घोंसला कौन बनाता है? यही शक्कर खोरा बनाते हैं, सूर्य पक्षी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए सही है। कौवा क्या करता है? घोंसला सबसे ऊंचाई पर, पेड़ की सबसे ऊंची वाली मतलब जो डालियां मिलती है उस पर बनाते हैं। और फिर भारतीय रॉबिन, कलचिड़ी, इनका घोंसला कहाँ रहता है? जहां मतलब कि पत्थर ये टूट रहते हैं उसके बीच में कहीं खंडहर में बनाते हैं ये कलचिड़ी। ऑप्शन ए आपका सही है इसमें, शक्कर खोरा वाला। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित, मतलब कि क्या, दादी जो होती है निम्नलिखित के घोल, किसके घोल? निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिए हैं इनके घोल त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए, त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग में करती थी। तो देखते हैं कौन कौन से घोल हैं। गुलाब जल और आसुत जल, नहीं, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का, या फिर देखते हैं यहाँ पे नींबू का रस और दूध, और फिर नीचे है गुलाब जल और सिरका। तो आपका ऑप्शन जो देखेंगे बी, मतलब गुलाब जल होगा, ग्लिसरीन होगा और नींबू का जो रस होता है, इससे क्या होगा? त्वचा के रूखेपन को हम बचा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आप इसमें सही करेंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बोरा। बोरा क्या है? चावल की प्रजाति है, चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है बोरा। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन आपके पास है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, कि तमिलनाडु में। तो आपका जो सही आंसर है इसमें असम, असम में ही बोरा ये प्रजाति चावल वाली पाई जाती है, असम, ऑप्शन ए सही। आखिरी प्रश्न है, मगरमच्छ। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किस लिए मगरमच्छ को मार देते हैं हम लोग? जो मतलब शिकार करते हैं वो लोग मारते हैं किस लिए? मगरमच्छ का उपयोग क्या होता है इसमें? सींगों के लिए, कि त्वचा के लिए, कि दांतों के लिए, या खुशबू के लिए? तो आपको जो इसमें देखेंगे फॉर स्किन, मतलब त्वचा, उनकी चमड़ी के लिए। मगरमच्छ को कैसे मारते हैं? उनकी चमड़ी के लिए मारते हैं, उनकी त्वचा के लिए। ठीक है। हाथी को हाथी दांत के लिए मारते हैं, खुशबू के लिए किसको मारते हैं? कस्तूरी मृग को। आपका ऑप्शन इसमें सही होगा त्वचा के लिए, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। आज हम जो पढ़े हैं प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर करे हैं, ये ऑनलाइन मोड पे हुआ था आपका पिछले ईयर। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, और सभी के बहुत बहुत धन्यवाद।